कैसे हैं आप लोग? तो एग्ज़ाम तो हमारा पीछे छोड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए हमको भाई पढ़ना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोड्यूस करना ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं और ये सब चीज़ें मिल के मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है कि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा है कि जो पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एकदम हैवी डिपेंडेंट है, उनको मतलब उनको उनका जो डिपेंडेंस है उनको कम करता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को कम करता है। और इसका जो एम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो एम है वो है कि ट्राइबल एरिया में और बैकवर्ड एरिया में मैं इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करे ताकि वहाँ पे भी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और पॉवर्टी घट सके। और ब्रिंग्स फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज इसमें आता है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लाई करती है इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मतलब ना ही वो मतलब जैसे डेवलपिंग में आती है जो इंडस्ट्री है इंडिया की, वो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज में आती है, ना डेवलप है ना अंडर डेवलप है। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या क्या रिलेशन है। ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ना बने तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है, ठीक है। ये फुल मतलब इंडस्ट्री जो होती हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं और एग्रीकल्चर वाले लोग भी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर आज के ज़माने में जो ग्लोबलाइजेशन है, आज के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही मतलब बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है और मतलब सब लोग बढ़िया सामान खोजते हैं, इसलिए इंडस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्वेश्चन भी दे दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भाई, आ गया तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के साथ पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या क्या इंटरडिपेंडेंट है। पहली बात, एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज़ को, और एग्रो बेस इंडस्ट्री जो होती हैं वो एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं। और एग्रीकल्चर जो है वो फूड प्रोवाइड करता है जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में। उसके बाद देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, मतलब क्या इकोनॉमी में नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो है इंडिया की जो जीडीपी है 17% उसमें पार्ट लेता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% उसमें पार्ट लेता है लास्ट 2 डिकेड से, ठीक है। और ये बहुत ही कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी की कंट्रीज़ में 25 से 35% पार्ट लेते हैं। और ये जो डेटा है मतलब और जो कुछ भी है ये एक क्या है, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसी टाइप है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। एक काउंसिल है जिसको ये गवर्नमेंट ने ये दिया है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करिए। उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ का क्या लोकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन इन्फ्लुएंस होता है लेबर कैपिटल पावर मार्केट। अगर इंडस्ट्री हम गांव के एरिया में अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं और अगर वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो हमको मतलब उतना प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। और अगर मतलब जहाँ पे हमको सारी चीज़ें मिले, मार्केट भी वहाँ से नज़दीक हो, मतलब हम प्रोडक्ट को बना के फिर उसको मार्केटिंग भी कर पाएँ ताकि आसानी से वो बिक जाए। बना के क्या करेंगे, जब वो बिकेगा नहीं तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने में। जो प्रॉब्लम ये होती है कि सभी चीज़ें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब एक जगह पे मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो है सभी अगर एक जगह पे मिल जाती हैं तो दाम घट जाएगा चीज़ों का। अगर चीज़ों का दाम घट जाएगा तो जो प्रोडक्ट बना है वो आसानी से सब लोग खरीद सकेंगे। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को। उसके बाद देखते हैं इनपुट। यहाँ पे एक सिंपल सा फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें देखते हैं कि अगर इंडस्ट्री में इनपुट देते हैं और उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन में। लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और जो फैक्ट्री है
और जो आउटपुट उससे निकलता है फिर ट्रांसपोर्ट करके उसको मार्केट में ले आते हैं, फिर मार्केट से मनी बनता है। मतलब ये जो अच्छा सा फ्लो चार्ट था। इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं जिस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री रिलेटेड हैं। देखते हैं आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कैसे लोकेट करते हैं इंडस्ट्री को। कॉस्ट ऑफ अपने मतलब रॉ मटेरियल जो है एक अच्छे साइट पे अच्छे दाम पे मिल जाए, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो फैक्ट्री है वो अच्छे साइट पे हो, लोकेट हो, और जो प्रोडक्शन उस मतलब जगह का प्रोडक्शन कॉस्ट हो वो कम हो, ठीक ठाक हो। उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन फॉलोज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट, मतलब जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ अर्बनाइजेशन हो। अर्बनाइजेशन मतलब होता है जहाँ ज़्यादा लोग रहें, तो जहाँ भाई शहर में इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब काम करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे रहने ठहरने के लिए भी व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ती है। और इंडस्ट्री जो है कभी सिटीज़ के, वही बताया ना सिटीज़ के पास, तो ये मार्केट भी वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस भी मतलब सिटीज़ में मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है, लेबर और फाइनेंशियल एडवाइसर भी मिल जाते हैं। और अर्बन एग्लोमेरेशन मतलब होता है कि जब बहुत कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाएं। अर्बन एग्लोमेरेशन मतलब होता है जब कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह आके जो अर्बन सेंटर्स के एडवांटेजेस हैं, जो ऑफर्स हैं, उनको यूज कर सकें। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज इन प्री इंडिपेंडेंस, मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था हमारे कंट्री को, तब इंडस्ट्रीज कैसे थी। वो पोर्ट सिटीज़ जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो पोर्ट सिटीज़ थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंडेड बाई ह्यूज एग्रीकल्चर एंड रूरल हिंटरलैंड, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। मतलब कि जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स हैं वो ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड से, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से वो सराउंडेड थे। ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी कई टाइप से क्लासीफाई कर दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल किस बेस पे, एग्रो बेस्ड, मतलब जो एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है उसके बेस पे है। उसके बाद मिनरल बेस्ड, आयरन, स्टील, सीमेंट, इस ये मिनरल बेस्ड में आते हैं। ठीक है। और अगर मेन रोल के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करते हैं तो बेसिक और की इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री से मिलता है, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, ये सब जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होता है उसको बेसिक या की इंडस्ट्री कहते हैं। अगर कंज्यूमर इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये डायरेक्ट यूज के लिए कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन, एक्सेट्रा। और अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें अगर स्मॉल इंडस्ट्री स्केल इंडस्ट्री में होता है 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है, और लार्ज इंडस्ट्री में 2 करोड़ तक का होता है। ओनरशिप के बेस पे देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय भेल सेल। अब भेल का मतलब भेल भूजा मत समझ लीजिएगा, ये एक एजेंसी है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर द्वारा ऑपरेट की जाए उसको पब्लिक सेक्टर मतलब कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे कोई एक इंडिविजुअल करे, टिस्को जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सब इंडिविजुअल ओन करते हैं, तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। और जॉइंट सेक्टर में आते हैं जो मतलब जॉइंट स्टेट या इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अगर रन किया जाता है तो उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में होता है कि 2-3 ग्रुप या 2-3 लोग जो कॉपरेट करके, ठीक है, कॉपरेट करके प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल की, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में आता है। ये प्रॉफिट और लॉस आपस में प्रोपोर्शनलिटी शेयर करते हैं। इसमें एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है। द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क वेट, मतलब वेट के बेसिस पे करते हैं, तो उसमें होता है हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा जैसे आयरन स्टील। अब आयरन स्टील हल्का थोड़ी ना होता है, अब ये तो हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा। लाइट इंडस्ट्रीज में आएगा इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस हो गए, और मतलब जो हल्के अप्लियंसेस होते हैं, हल्के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, अभी हमने देखा है ऊपर। नियरनेस टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल से कितना नज़दीक जो फैक्ट्री है वो है। पावर रिसोर्सेस, वहाँ पे पावर जो है वो बढ़िया से मिल रहा है कि नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का सही है। लेबर कॉस्ट वहाँ का कैसा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कहाँ कैसी हैं वहाँ की। अवेलेबिलिटी, मार्केट की अवेलेबिलिटी वहाँ से कितनी आसानी से मिल जाता है कि नहीं। अब देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें आता है
कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, मतलब जो कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े की इंडस्ट्री। इसमें बहुत शौक है भाई कपड़े पहनने का सबको इंडिया में भाई, एक तो ऐसा ऐसा कपड़ा चला है क्या बताएं। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या है, ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ये बढ़िया पोजीशन इंडियन इकोनॉमी में पार्ट लिया है भाई, लेगा भी क्यों नहीं, सबको नए नए कपड़े पहनने हैं, सबको हर दिन बदल के कपड़े पहनने हैं, तो इंडस्ट्रीज तो फ़ायदा उठाएंगी इसका। उसका दूसरा है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इससे भाई, बड़ी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारे कंट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, पॉवर्टी भी कम हुई है। जीडीपी में 4% इसका कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, देखिए कम नहीं होता है 4%। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द, ये जो है ये कंप्लीट चेन होता है, इसमें किसी रॉ मटेरियल से हाईएस्ट, मतलब रॉ मटेरियल से एकदम डायरेक्ट प्रोडक्ट तक, फुल प्रोडक्ट तक, फाइनल प्रोडक्ट तक ये लोग कंप्लीट चेन वाले होते हैं। उसका देखते हैं वैल्यू एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। देखिए फाइबर प्रोडक्शन रॉ फाइबर से होता है, स्पिनिंग यार्न से होता है, वीविंग, निटिंग, फैब्रिक, डाइंग, फिनिशिंग, उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब गारमेंट फिर रेडी हो गया, फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, उसके बाद गारमेंट रेडी हो गया, कपड़ा रेडी हो गया आपका। देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में अगर एंशियंट इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल में देखें तो वो स्पिनिंग मतलब हाथ हाथ से वीविंग करते थे और हाथ से स्पिनिंग करते थे, तब क्रिएट किया जाता था। आफ्टर 18th century पावर लूम का यूज किया गया, और पावर लूम का यूज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट डाला देखते हैं। दे दे सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द colonial पीरियड, फेल्ड टू compete विद द मिल मेड। अब ये जो पावर लूम है, हैंड लूम, पावर लूम, ये हाथ से ही चला जाता है। अब ये मशीन के मुकाबले तो उतना नहीं ना compete कर पाएगा, ये फेल हो गया, compete नहीं कर पाया। क्या आप जानते हैं, डिड यू नो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1954। 1854 में पहला टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। हाई डिमांड ऑफ क्लॉथ्स इन यूके ड्यू टू टू वर्ल्ड वार के टाइम पे उधर डिमांड बहुत ज़्यादा था कपड़े में, उसका फ़ायदा इंडियंस उठा रहे हैं, देखिए कितने होशियार हैं इंडियंस वाले। अब देखते हैं अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। पहले के टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट, कॉटन, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, वहाँ पे सब कुछ जो एक फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छे थे। अब तीसरा देखते हैं जनरेट एम्प्लॉयमेंट। भाई इंडस्ट्री खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, और उसका सपोर्ट, ये अगर कोई इंडस्ट्री बनती है तो वो और अदर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेगी, क्योंकि अगर कपड़े की इंडस्ट्री है तो उसको लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मशीन्स चाहिए, तो वो अदर पैकेजिंग के लिए उसको चाहिए, तो अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिलता है उससे। उसके बाद देखते हैं स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। स्पिनिंग जो थी वो सेंट्रल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में सेंट्रलाइज हो गई। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन स्पिनिंग, बट स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग इंडिया की वो वर्ल्ड क्लास की थी, लेकिन वीविंग जो है वो लो क्वालिटी की फैब्रिक बनाती थी, इसलिए वीविंग उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, वीविंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वीविंग जो हाथ से किया जाता था, अब हाथ से और मशीन से तो फ़र्क होता है ना, इसलिए वीविंग उतना। अब देखते हैं हैंड स्पम खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो हैंड स्पम खादी, उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में गांधी जी जो थे वो खादी पहनने के लिए सब मतलब सबको कह रहे थे, तो उस टाइम पे जो सब लोग मतलब खादी तो सब लोग घर पे ही बनाते थे, तो हैंड एम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे बढ़ गई थी, होम एम्प्लॉयमेंट कॉटन इंडस्ट्री के रूप में बढ़ गई थी। देखिए गुड़िया बना रही है। अब देखते हैं इंडियाज टेक्सटाइल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। इंडिया का टेक्सटाइल ट्रेड कैसा है, ये यार्न जो है जापान में, रसिया में, हाँ यूएसए में, फ्रांस में, नेपाल, श्रीलंका, यूके, सिंगापुर, इन सब में एक्सपोर्ट करती है यार्न को। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्पिंडल है अब चाइना के बाद। स्पिंडल मतलब स्पिनर, जो स्पिनिंग करता है उसको स्पिंडल कहते हैं। शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, ये 1/4 ऑफ द टोटल, जितना टोटल परसेंट है ट्रेड का, वर्ल्ड ट्रेड का, उसमें वो कॉटन यार्न का 1/4 शेयर करता है ये, ठीक है, वर्ल्ड में। इवन आफ्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया ऑक्यूपाइड ओनली 4% इन गारमेंट। वाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद भी इंडिया 4% क्यों गारमेंट ट्रेड में कर पाया, देखते हैं आगे वाई।
देखते हैं जो हमारी स्पिनिंग है वो ग्लोबल लेवल पे नहीं compete कर पाई। हमारी स्पिनिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी कि ग्लोबल लेवल के compete कर पाए, इसलिए जो ग्लोबल लेवल के कपड़े थे वो सस्ते होते थे, और सस्ते हैं तो भाई मार्केट में सब चीज़ सस्ती ही सब लोग खोजते हैं। अभी आप ही कपड़ा लेने जाइए तो आप ही सोचेंगे कि सस्ते में अच्छा कपड़ा मिल जाए, तो आप ही सस्ता अच्छा लेंगे। तो इसीलिए अपना इंडियन जो ट्रेड है कपड़े वाला वो चल नहीं पाया उतना, मतलब 4% कंट्रीब्यूट इसलिए कर पाया। प्रॉब्लम क्या है, वीविंग, नीटिंग, प्रोसेसिंग, ये हाई क्वालिटी यार्न नहीं कर पाए अपने इंडिया में। मतलब हाई क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, तो भाई क्वालिटी तो सब लोग खोजते हैं ना, क्वालिटी बढ़िया नहीं थी इसलिए कोई नहीं किया यूज। फ्रेगमेंटेशन अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द डिक्लाइन शेयर। फ्रेगमेंटेशन ये मेजर ड्रॉबैक था हमारे शेयर को डिक्लाइन करने के लिए। देखते हैं इसका फ्रेगमेंटेशन मतलब होता क्या है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स बट मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट विच कैटर टू द लोकल मार्केट। इसका फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, तो टुकड़ा मतलब मॉडर्न फैक्ट्रीज जो थी वो उसके कई सेगमेंट बन गए थे, जो प्रोडक्शन था वो कई स्मॉल यूनिट में होने लगा था, इसके वजह से लोकल मार्केट बन गया। अब लोकल मार्केट बन गया तो लोकल मार्केट में लोकल ही तो सामान आएगा, तो लोकल मार्केट कई टुकड़ों में हो जाने की वजह से फैक्ट्रीज को इसीलिए दिक्कत हो गई। इसीलिए फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमारे शेयर को, ट्रेड शेयर को कपड़ों वाले नहीं अच्छा कर पाया। मैनी आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन। अब देखिए इंडिया में एक्सपोर्ट वाला काम ज़्यादा होता है, वो कि रॉ मटेरियल का। अब वही रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ते में दूसरी कंट्री लेती है और उसको उससे फाइनल प्रोडक्ट बना के हमारी कंट्री को बेचती है, मतलब हमारा ही क्या बताएं। तो इसलिए इसी वजह से अब हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, अगर उसी रॉ मटेरियल से गारमेंट बना के तब एक्सपोर्ट करते हैं तब तो हमारा फ़ायदा होता। अभी देखते हैं, अब देखिए अब यहाँ से यार्न जो है 85 रुपया किलो मान लीजिए एज एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। 85 रुपया किलो अगर आप बेच रहे हैं, दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, और वही कंट्री उसी 85 रुपया किलो यार्न को कपड़े में बदल के आप ही को 800 रुपया किलो बेच रही है। अब बताइए उस कंट्रीज का फ़ायदा हो कि हमारा, इसलिए इसीलिए हमारा शेयर उतना अच्छा नहीं हो पाया। अब देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन वीविंग। क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि वीविंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, ना कि एक्सपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट ना करके अपने ही कंट्री में कपड़े बनाए जाएं और तब उसको एक्सपोर्ट किया जाए। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, द नीड टू इम्पोर्ट द स्टिल इज फेल्ट। अभी हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता है, उसको इम्पोर्ट में कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल लेना है और उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के तब बेचना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पावर सप्लाई उतनी अच्छी नहीं हमारे यहाँ, तो भैया अभी बिजली नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती है, पावर सप्लाई की दिक्कत है। लो और लेबर भी यहाँ के स्किल्ड नहीं है, और मशीनरी भी उतनी अपडेटेड नहीं है, तो इसकी वजह से भाई कंपटीशन तो रहेगा ही पूरे वो ट्रेड मार्केट में। अब देखते हैं जूट टेक्सटाइल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट टेक्सटाइल, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन 2010 से 11 में 80 जूट मिल्स थे, जो कि वो बैंक ऑफ हुगली रिवर मिल्स लोकेटेड जो थे वेस्ट बंगाल के, मेनली हुगली रिवर के बैंक पे थे, हुगली बेसिन। आइडियल लोकेशन फॉर जूट मिल्स। फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता था, वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा था, लेबर चीप थे, और वो अर्बन सेंटर बहुत बढ़िया था, वहाँ पे मार्केट भी बढ़िया था। डिड यू नो फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 एट रेस्तरा। 1855 में फर्स्ट जूट मिल जो खोला गया था, और इसका 1947 के पार्टीशन के बाद थर्ड फोर्थ जो जूट का मिल था वो सब बांग्लादेश में चला गया पार्टीशन के बाद। स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम। अभी भी कंपटीशन मतलब टफ कंपटीशन है सिंथेटिक सब्सटीट्यूट में। कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, इन लोग से फैब्रिक में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है ये हमारे। अब देखते हैं शुगर इंडस्ट्री में, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खांडवी, मतलब जो हमारे यहाँ देहाती में भेली जिसको कहते हैं। और रॉ मटेरियल में ये बल्कि बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, और इसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है हॉलेज के टाइम पे, और ये सीजनल नेचर है, सीजनल टाइम पे इसका इंडस्ट्रीज़ का यूज होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इसका यूज करती हैं। और व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द सीट एंड मिल इन द साउथर्न। क्या रीजन है कि जो
शिफ्ट मतलब जो मिल्स हैं वो शिफ्ट हो गई साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में। वो रीज़न ये है कि पहली बात कूलर क्लाइमेट है यहाँ पे वेस्ट में और साउदर्न में। और केन यहाँ पे मतलब केन जो शुगर केन गन्ना यहाँ पे हाई सुक्रोज कंटेंट का होता है। और सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव, यहाँ पे कोऑपरेटिव जो हम जैसे स्पेशली महाराष्ट्र यहाँ के कोऑपरेटिव जो हैं वो सक्सेस पा गए मार्केट में। और शुगर इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस हैं, सीजनल नेचर का पहला तो ये है। दूसरा है कि ओल्ड इसका प्रोडक्शन मेथड ओल्ड है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट डिले होता है। चौथा नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैग, शुगर केन जो रिमेन्स होता है उसका मैक्सिमाइज यूज करना चाहिए। अब होमवर्क देखिए दे दिया है भैया, होमवर्क कर लेना भाऊ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल इन द। उसके बाद 5 मार्क्स का द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। दोनों आप कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का। इससे अब इससे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और वही जो लाइक सब्सक्राइब करना होता है कर दीजिएगा।